प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के अंतर्गत साठोत्तरी कविता के जो प्रमुख कवि हैं सुदामा पांडे धूमिल के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, धूमिल क्या नाम है? धूमिल। इनका पूरा नाम है क्या? सुदामा पांडे धूमिल। कई बार जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें इनका पूरा नाम पूछ लिया जाता है कि धूमिल का पूरा नाम क्या था। तो धूमिल जी का पूरा नाम क्या था? सुदामा पांडे धूमिल। तो सुदामा पांडे धूमिल हिंदी साहित्य में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सुदामा पांडे धूमिल जो थे वो सुदामा पांडे धूमिल 1936 में पैदा हुए और 1975 में इनकी देहावसान हो गया। यानी हम कह सकते हैं 1936 से लेकर 1975, क्या कहेंगे? 1936 से लेकर 1975 का जो कालखंड था वो किनका था? धूमिल का था। धूमिल कौन थे? साठोत्तरी हिंदी कविता के प्रमुख कवि थे। जब हम धूमिल के बारे में जानते हैं तो धूमिल का जन्म 1936 में हुआ। इनका पिताजी शिवशंकर पांडे राजवंती मूर्ति देवी रत्न शंकर, ठीक, ये चार क्या है? इनके पिता शिवनायक पांडे, शिवशंकर, ये कई जगह शिवनायक में मिलता है इनका नाम। तो इनके पिता का नाम शिवनायक पांडे, माता राजवंती देवी। इनकी जो पत्नी थी वो मूर्ति देवी थी, जिसको मूरत देवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूरत देवी। और इनका एक पुत्र हुआ, उनका नाम था रत्न शंकर, जिन्होंने इनकी मृत्यु के बाद इनकी कविताओं के संपादित संग्रह निकाले थे। सुदामा पांडे धूमिल जी जो हैं वो हिंदी में साठोत्तरी कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को इन्होंने अल्प आयु से उठाना प्रारंभ कर दिया था। यानी कह सकते हैं कि पिताजी की मृत्यु जल्दी हो गई, उसके उपरांत पारिवारिक जिम्मेदारियां इनके ऊपर आन पड़ी, जिसके फलस्वरूप इन्हें कई छोटे छोटे कार्य करने पड़े। जैसे दिहाड़ी मजदूर के रूप में इन्हें काम करना पड़ा, प्लस लोहे के कारखाने में इनको काम करना पड़ा, लकड़ी के कारखानों में इनको काम करना पड़ा। यानी बचपन से लेकर ताउम्र इन्होंने संघर्ष किया। क्या किया? संघर्ष किया। और ये संघर्ष ही ऐसा था जिसको कारण इनको हिंदी साहित्य में क्या कहते हैं? हिंदी के संघर्ष का कवि। तो बच्चों, जो सुदामा पांडे धूमिल जी हैं वो अपने संघर्षों के कारण हिंदी के संघर्ष के कवि नाम से भी जाने जाते हैं। हिंदी के संघर्ष का कवि एकमात्र धूमिल है और इन्होंने ताउम्र संघर्ष किया, इस संघर्ष को झेला और उनके काल में भी ये संघर्ष परिलक्षित दिखाई देगा, परिलक्षित होता है। यानी हम उसको उनके काल में भी देख सकते हैं। ये संघर्ष वहां आम आदमी के संघर्ष के रूप में निकल कर आएगा, जो जनतंत्र से, प्रजातंत्र से आम लोगों की बात करता है, सामाजिक व्यवस्थाओं में सुधार की बात करता है। यानी जो आम व्यक्ति है वो किस तरह राजनीति में पिस रहा है, किस तरह सामाजिक ताना बाना उसका शोषण कर रहा है। तो जो आम व्यक्ति के संघर्ष, उन संघर्षों को भी हम इनकी कविता में देख सकते हैं। जब हम इनके पूरे व्यक्तित्व को देखते हैं तो इनके व्यक्तित्व में सबसे पहले जो विशेषता निकल कर आती है, वो विशेषता निकल कर आती है उसमें है स्पष्टवादिता। क्या थे? नंबर 1 स्पष्टवादिता, नंबर 2 अक्खड़पन, नंबर 3 संघर्षशीलता। तो
सुदामा पांडे धूमिल है, इनके चरित्र को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये स्पष्टवादी थे। जिस चीज के लिए ये जाने जाते हैं, उनके चरित्र की सबसे मेन विशेषता क्या थी? स्पष्टवादिता। ये स्पष्टवादिता ही इन्हें साठोत्तर युग से जोड़ती है। इनके मन में जो आता है उसको ये अपने काव्य में लिख देते हैं। अकड़पन था, जिद्दी थे स्वभाव के, जिस बात पे अड़ जाते थे उस बात को ये करके मानते थे। संघर्षशील थे, तो इनके व्यक्तित्व की 3 विशेषता ध्यान रखनी है। कौन कौन सी विशेषता हो गई इनके व्यक्तित्व की? अक्कड़पन, स्पष्टवादिता और संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी थे। इनकी 2 कविताएं महत्वपूर्ण मानी जाती है, एक मोचीराम, कौन सी? मोचीराम, और दूसरी कविता का क्या नाम? अकाल दर्शन। अकाल दर्शन के बारे में हम पूर्व की क्लासों में चर्चा कर चुके हैं। अकाल दर्शन कविता वह कविता है जिसमें अकाल पड़ने के बाद एक आम व्यक्ति या कह सकते हैं गरीब मजदूर के घर में दाना आता है, दाना आने के बाद घर की क्या एक कुत्ता भी आकर उम्मीद लगाए बैठा है, छिपकलियां आ चुकी है, चूल्हा भी जग रहा है, यानी कह सकते हैं कि क्लाइमेट ही चेंज हो गया, वातावरण चेंज हो गया वहां का। तो सुदामा पांडे धूमिल हिंदी जगत में अपनी एक अमिट छाप छोड़ दें 2 कविताओं के माध्यम से। एक तरफ मोची जो जूते सिलने का काम करता है, सड़क के किनारे बैठकर उसकी क्या अंतर व्यथा है, क्या उसके दुख है, वो क्या चाहता है समाज से, राजनीति से, इसका ताना बाना वो अपनी कविता मोचीराम में ढूंढते हैं। और दूसरी जो कविता अकाल दर्शन, उसमें अकाल की महिमा का वर्णन करते हैं। अकाल क्या होता है, अकाल आने पर क्या होता है, अकाल जाने के बाद समाज की क्या स्थिति होती है। उनकी 4 रचनाएं देखने को मिलती है। संसद से सड़क तक सबसे महत्वपूर्ण जो रचना है उनकी, उसका नाम क्या है? संसद से सड़क तक। कल सुनना मुझे, धूमिल की कविताएं सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, तो बच्चों इनकी 4 काव्य कृतियां मार्केट में दिखाई देती हैं, हिंदी जगत में अपना अमिट महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सबसे पहली जो रचना है काव्य रचना जिसमें कविताएं लिखी है वो है संसद से सड़क। जो धूमिल थे उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था, और ब्रेन ट्यूमर होने के कारण कम उम्र की अवस्था में इनका देहांत हो गया था। ठीक है, तो कम उम्र में देहांत होने के कारण इनके जीवन काल में संसद से सड़क तक एक रचना रची, उसका नाम ये है। ठीक है, यानी कह सकते हैं ये जो जीवित थे मरने से पहले इनके जीवन काल में ये चक्कर प्रकाशित हो चुकी थी। ठीक है, इनके मरने के बाद यानी इसके राइटर खुद ये थे, और ये तीनों रचनाएं क्या थी? संपादित थी। इसके पुत्र ने भी संपादित किए, 2 राइटर और उन्होंने भी इनको संपादन किया है। तो 4 रचनाएं हैं, हमको सिर्फ ध्यान रखना है कि धूमिल की 4 रचनाएं कौन कौन सी है? सड़क से संसद तक, कल सुनना मुझे, धूमिल की कविताएं, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि सुदामा पांडे धूमिल मोटे रूप से तो जनतंत्र की, प्रजातंत्र की या व्यवस्थाओं की या समाज की बात करते हैं अपनी कविताओं में। जब हम उनकी कविताओं का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि उनकी कविताओं में सबसे पहली जो विशेषता निकल कर आती है वो क्या है? मोहभंग। क्या? मोहभंग। पहली विशेषता उनके काव्य कौन सी? मोहभंग। मोहभंग किससे? जो चली आ रही चीजें हैं, जो व्यवस्थाएं समाज की हैं, जो राजनीति की है, इनकी दशा को देखकर उनका मोह भंग हो चुका है। उन्हें विश्वास नहीं है कि ये कुछ भला कर सकती है इस तरह की व्यवस्थाएं। उनके मन में आक्रोश व्याप्त है। ठीक है,
बहुत दिनों के बाद वो सोचते हैं, कविता पढ़ते भी हैं। और मैंने पूर्व की ई क्लास में आप लोगों को बताया कि उसको उम्मीद है कि छत नहीं टिपकेगी, छत नहीं टपकेगी, कोई बच्चा नहीं रोएगा, कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा। ये कब हो सकता है? जब व्यवस्थाएं परिवर्तित होंगी। मगर व्यवस्थाएं परिवर्तित कहाँ होंगी? व्यवस्थाएं तो और दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। तो जो व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं से लेखक का पूरी तरह से मोहभंग हो चुका है। दूसरी विशेषता है आम आदमी के जीवन का यथार्थ चित्रण। आम आदमी की प्रतिष्ठा काव्य के अंदर आम आदमी की प्रतिष्ठा ये करते हैं। जो मूल व्यक्ति है वो है लघु मानव। मैंने बताया ना आगे ने भी लघु मानव को प्रयोगवाद में महत्व दे दिया था। नई कविता में भी लघु मानव की प्रतिष्ठा हुई, यहाँ भी है लघु मानव, मगर वो आक्रोश के रूप में नहीं है। लघु मानव को क्या चाहिए? भरपेट खाना चाहिए। उसके बड़े बड़े सपने नहीं है। वो समाज में सम्मान पूर्वक जीना चाहता है। दो टाइम की रोटी उसे मिल जाए, पहनने को कपड़ा मिल जाए, रहने को घर मिल जाए। रोटी कपड़ा और मकान। इस समय ये ऐसा दौर था जब इस तरह की फिल्में बन रही थी, रोटी कपड़ा और मकान। स्वतंत्रता के बाद का समय, ठीक है। 1960 भारत स्वतंत्र ही तो हुआ था उस समय, लगभग 47 में आजाद हुआ। 1960 तक राजनीति अपने सही रूप में आ चुकी थी। तो 1960 के समय कौन सा समय था? षटोत्तरी का। राजनीतिक स्थिति से देखे तो रोटी कपड़ा और मकान आम व्यक्ति की महत्वपूर्ण जरूरतें तीन थी। तो तीनों की पूर्ति करने में जो हमारा लोकतंत्र था वो असफल सिद्ध हो रहा था। राजनीति कर रहे थे, भ्रष्टाचार की, नौकरशाही जो व्यवस्था थी, ओनली रिश्वत और भ्रष्टाचारी भाई भतीजावाद, इनके ऊपर ही निर्भर हो चुकी थी पूरी तरह से। तो आम आदमी के यथार्थ का चित्र इसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, जो जनतंत्र है और जो व्यवस्था है उनका चित्रण ये अपनी कविता में करते हैं। कौन सा? जनतंत्र और व्यवस्था। व्यंग्यात्मक शैली, सपाट बयानी, और नई संवेदना। जनतंत्र और व्यवस्था। जनतंत्र यानी हमारा तंत्र, जनता का तंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र एक ही चीज है, ठीक है। यानी हम लोग, जिस जनता, जिस समाज के लोग जो राजनेताओं को चुनते हैं, उनका दायित्व बनता है उनकी जरूरतों को पूरा करे, उनकी समस्याओं का समाधान करे। मगर ऐसा नहीं हो रहा है। संसद के ऊपर वो व्यंग करते हुए लिखते हैं कि मेरे देश की संसद ऐसी है जहां आधा तेल और आधा पानी। एक तरफ वो लिखते हैं कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी सेकता है, और एक आदमी ऐसा है जो ना तो रोटी बेलता है, ना रोटी सेकता है, ना रोटी खाता है, जबकि वो रोटी से खेलता है। मेरे देश की संसद मौन है। अगर आप पूछे, यानी करने वाला और है, महसूस करने वाला और है, और उसका फायदा उठाने वाला और है। व्यंग करते हैं वो राजनीति पर। समाज में इस तरह की व्यवस्थाएं आ चुकी है कि जिसको हम आज आम भाषा की बात करें तो मुंह देख के तिलक करने वाली बात। हम किसी भी दफ्तर में जाएं तो दफ्तर में जो जानकार होता है उसका काम पहले हो जाता है, जो आम व्यक्ति होता है वो दर दर भटकता रहता है, उसके काम ही नहीं हो पाते। तो यानी धूमिल ने जो अपनी कविता में जनतंत्र और व्यवस्थाओं पर गहरा व्यंग किया है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। सपाट बयानी इनकी अगली विशेषता है। सपाट बयानी यानी साफ सट, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में अपनी अंतर्वेदना को ये अपने काव्य में शब्दों का आकार दे देते हैं। ऐसा लगता है जिनको पढ़कर कि ये आम व्यक्ति की नहीं, ये तो हमारी भी संवेदनाएं हैं। नई संवेदना उसको देखने को मिली, ये व्यंग उसमें आपको देखने को मिलेगा। बिना व्यंग काम ही नहीं करते। व्यंग का एक उदाहरण देख सकते हो, ये अपने अंतिम दौर की कविता में लिखते भी हैं कि लोहे का स्वाद। अगर आपको जानना है कि लोहे का स्वाद कैसा है, तो लोहे का स्वाद उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम लगी हुई है। उसको बनाने वाला, उसको गढ़ने वाला उसका स्वाद नहीं बता सकता। उससे जो बंधा हुआ है, जिसके मुंह में वो लगे हुए हैं, वो बता सकता है।
कि लोहे का स्वाद कैसा है। तो व्यंग हमको देखने को मिलेगा, नई संवेदनाएं मिलेंगी, उम्मीद करता है कुछ सुधार होगा। इसके सपने आज 2021 तक हम देख रहे हैं। इसकी शुरुआत 1960 से ही हो गई थी हिंदी साहित्य के अंतर्गत। तो आज हम अपने इस ई व्याख्यान के अंतर्गत सुदामा पांडे धूमिल के बारे में पढ़ा। और सुदामा पांडे धूमिल साठोत्तरी हिंदी कविता में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। संसद से सड़क तक इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं ध्यान रखना है। इनका जो समय सीमा 1936 से 1975 तक थी। इनकी जो काव्य की विशेषताएं हैं जिसमें हम लिख लेंगे मोहभंग, नई संवेदनाएं, आम व्यक्ति की प्रतिष्ठा, सपाट बयानी, व्यंग्यपूर्ण शैली, शुद्ध खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, लाक्षणिकता, है ना, ये काव्य की विशेषताएं हो जाएंगी। ठीक, तो इस प्रकार हमने आज के अपने इस ई व्याख्यान के अंतर्गत सुदामा पांडे धूमिल के बारे में अध्ययन किया।